वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों हम लोग आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो क्यों दे रहे हैं मैराथन का, तो इसका रीज़न है कि टाइम बहुत कम है। और मैराथन लेक्चर में क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है बेटा। हम लोग वहाँ पे टाइमर लगाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके आंसर के जवाब की राह देखते हैं। यहाँ पे फटाफट करने वाले हैं ताकि कम समय में आप लोग 2x के स्पीड में भी देख सकते हो। मतलब अगर मेरा 2 घंटे का वीडियो तो 1 घंटे में देख सकते हो। तो इसलिए अपलोड वीडियो किया जा रहा है। बच्चे पूछते हैं सर मैराथन लाइव होना चाहिए। हाँ बात सही है, मजा आता लाइव में, लेकिन समय नहीं है ना, समय के साथ भी चलना बहुत जरूरी था। तो चलो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला ये चैप्टर है हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंस फार्मूले और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में बेटा बहुत ही मतलब मैक्सिमम 2 सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो क्यों होते हैं इसका रीजन भी पता है, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअल में 12 का था लेकिन उन्होंने शिफ्ट कर दिया 11th पे। तो अभी देखते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने कहा था, न्यूटन साहब ने, अगर 2 मासेस हो, एक मास m1 हो या m जो भी बोलना है m2 है, और सेंटर टू सेंटर दोनों मास का जो डिस्टेंस r हो, तब हम लोग इसका जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मासेस के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन है। अगर इक्वल टू लिखना है तो जी एक ग्रेविटेशन निकाला गया जो कि जी की वैल्यू है m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी चाहिए 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन बच्चों कभी कभी जी की वैल्यू के ऊपर भी सवाल, सर कुछ भी बोल रहे, मजाक कर रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन होता है। कैसे बताता हूं। इसकी वैल्यू दी जाती है एग्जाम में 6.67 10⁻8। देखो ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या केजी इनवर्स। क्या कर रहा है मैंने यहाँ पे बेटा, मैंने सीजीएस में वैल्यू दी है, पावर को चेंज किया जानबूझकर। ये ऑप्शन होता है, ये सी ऑप्शन होता है, बच्चे गड़बड़ में होते हैं। हम लोगों के पता है ना कितने काम होते हैं सर हम लोगों को, और ऐसे समय पे ये आंसर चिपका के आते हैं, बाद में समझ में आता है रियल सीजीएस में वैल्यू थी यार। फंस जाते, फंसाने की कोशिश करते, इजी में फंसाते हैं। हाँ ध्यान रखना, जितना इजी सवाल उतना फंसने के चांसेस ज्यादा। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, चेक करो कोई भी क्वेश्चन पेपर, आपको यही हालत मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब बेटा यहाँ पे दूसरी एक बात बताता हूँ कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, आपके और मेरे बीच में भी है। हाँ सही बता रहा हूँ। अगर मुझे बताओ कोई भी बंदा हो बंदी हो जो भी, उसका मास अगर 100 केजी तो नहीं होता, पकड़ते ही बहुत ज़्यादा खाते पीते घर का है समझ लो। कैलकुलेशन पे बेसिस पे करता हूँ। देखो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू बेटा 6.67 10⁻11 है। ये m1 m2 10⁻4 होगा। अरे 10⁻2 है ना, तो 10⁻2 10⁻2 10⁻2 और 1 मीटर अंतर है, ऐसे कंसिडर करते हैं तो 6.67 10⁻7 हो रहा है। तो देख सकते हैं 7 मतलब 0 पॉइंट को 7 से शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 है ना, ये इतनी छोटा फोर्स बेटा, फिर इसलिए हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। फोर्स है लेकिन बहुत कम है, समझे क्या? इसलिए बड़े बड़े मासेस चाहिए, जैसे अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, बड़े बड़े मासेस है, इसलिए उनका अट्रैक्शन है। बढ़ते आगे चलिए। नेक्स्ट उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को कुछ इंटेंसिटी का एक वर्ड ला लिया। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट मास। अगर हमारे पास फोर्स का तो फार्मूला पता है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय एम करो तो एम मर जाएगा, तो ये फार्मूला मिलेगा बेटा। और वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम डिवाइड बाय आर। अब इस फार्मूले को हम लोग कंस्ट्रक्ट तो नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बेटा, एक मिनट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ओके ओके एक मिनट, हाँ आ गया आपका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला है बेटा वो है पोटेंशियल पर यूनिट मास। अब यहाँ पे पोटेंशियल का ऑलरेडी फार्मूला देखा था, जी एम डिवाइड बाय आर, तो एम एक कम कर दिया मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है हाइट पे एम जी एच होता है,
ये हम लोग तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, सही है, किसी को दिक्कत है? लेकिन न्यूटन लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए मतलब एक्सेलरेशन है भैया, किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। ये मार्कर आ रहा, टाइलस मेरा नीचे आ रहा, क्यों आ रहा बेटा? ग्रेविटी के कारण आ रहा है ना नीचे, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू एम ए के जगह पे जी लिखा है। लिख लो सर, स्मॉल एम जी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। स्मॉल एम कौन है बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है। एम से एम को मार दो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे। भैया समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? सिंपल सी बात है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउट द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ है, अर्थ के ऊपर जा रहे ऐसे कुछ हाइट पे, तो सीधी बात नो बकवास करूंगा मैं, यहाँ पे इसी फार्मूले को मॉडिफाई करूंगा। जी एच देखो, जी एम, ये डिस्टेंस देखो, ये अर्थ का रेडियस है बेटा, आर था पहले, अब एच ऐड हो गया इसके अंदर, तो इसीलिए आर प्लस एच का स्क्वायर करूंगा। अब यहाँ पे स्मॉल आर भी बोल सकते हो उसको आप, हाँ ओके, कोई टेंशन है बेटा? हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउट द अर्थ सरफेस कुछ कैलकुलेशन बेसिस पे निकाली गई है, आर डिवाइड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब इस बात को समझो, ये फार्मूला कब लगता है? जब हमारा रेडियस जो एच हाइट है बेटा, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई चीज आप ऊपर फेंकोगे तो इसकी हाइट मिनिमम टू मिनिमम 6000 के करीब होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि रेडियस है अर्थ का 6400 किलोमीटर। अगर आप लोग इसके आसपास कोई चीज ऊपर जाती है तब ये फार्मूला चिपकाना पड़ता है। सर अगर कम हाइट पे रहा तो कोई फार्मूला है क्या? हाँ वो भी है। सर क्या अर्थ के अंदर गए तो भी फार्मूला लगता है? हाँ, दोनों तरफ भी लगता है। मतलब आप अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी भैया, ऊपर जाओगे तो भी कम, नीचे आओ तो भी कम, सबसे ज्यादा पोलार पे। ओके चलो, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू ये एक वैल्यू होना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये वेरिएशन होता है बेटा, वो किसके कारण होता है? एक तो आपका शेप और साइज के कारण, दूसरी चीज हाइट के कारण, डेप्थ के कारण, और रोटेशन जब हो रहा है हमारा अर्थ का, उसके कारण भी ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट कैसे होता है हम लोग धीमे धीमे पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ मैं कुछ चीजें ताकि आपको पता लगे। देखिए उसके बाद में हम लोगों को, अगर अर्थ रिवॉल्व हो रही है बेटा, तो इसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग निकालने वाले हैं। कौन सी? ऑर्बिटल। उसको क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं समझ में आता बच्चों को, लगता क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं नहीं, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, जो गोल घूमती है। ठीक है, उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है जी एम बाय आर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू, सॉरी स्पीड है बेटा, ये क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं उसको। उसके अलावा भी यहाँ पे हम लोगों ने अभी फार्मूला डाला था जी एम बाय आर स्क्वायर, तो मुझे बताओ जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर डाल सकता हूँ, सही है? ओके, यहाँ पे ऑन द अर्थ सरफेस पे है। एक्चुअल में यहाँ पे स्मॉल आर भी लिखना चाहता हूँ क्योंकि स्मॉल आर का मतलब अलग होता है बेटा। स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का सेंटर से ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसको आर कहते हैं। तो स्मॉल आर लिखा तो वो परफेक्ट बनेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं आर सरफेस पे हूँ। तो देखो यहाँ पे जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर से आर मर गया तो यहाँ पे जी आर रहेगा। अगर इसका कैलकुलेशन किया आपने तो आपको देखो जी की वैल्यू 9.8 पता है, या 10 लिखो यहाँ पे, आर बताए बेटा कितना होता है 6400। तो इसका कैलकुलेशन करके उन्होंने देखा कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब भैया अगर आप किसी दुश्मन को जानते हो, आपका दुश्मन आपको जानते हो, और आपको लगता है कि वो अर्थ के अगल बगल में ऐसे घूमना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है, तो आपको इस रफ्तार से मतलब फेंकना पड़ेगा अर्थ से, मतलब यहां से जोर से फेंको। कितने? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर उसको फेंकोगे तो वो ऐसे घूमते रहेगा। घूम भैया, बहुत तकलीफ देता था ना तू मुझे, तो घूम ले घूम ले घूम ले, ये कर सकते भैया। अब ये जो फार्मूले दिए हैं
इसमें क्या किया बेटा कि सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो मास होता है ना, मास का फार्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इस तरीके से ये फार्मूले डाल के ये करवा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो जैसे कि ये निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था कि v इज इक्वल टू द रूट ऑफ gm बाय r, है ना। लेकिन बेटा v क्या होता है बता सकते हैं, r ओमेगा। तो ये देखो r ओमेगा, तो यहाँ पे gm बाय r, तो ओमेगा इज इक्वल टू मुझे लगता है gm, या अंदर गया तो स्क्वायर, और ये r क्यूब नहीं होगा, क्यूब होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी है। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर पता है ना, बस यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाली तो स्क्वायर निकाल दिया। तो ये सिंपल फार्मूले है, इसको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट जब गोल घूमता है अर्थ के अराउंड, तब उसका पीरियड होता है भैया t इज इक्वल टू टॉइस बाय आर क्यूब बाय gm। ये केपलर्स के लॉ में भी था। तो केपलर्स का लॉ कैसे था, 2t स्क्वायर, देखो 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, g 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ ये भी पक्का पता है कि 6 × 10⁻24 kg है। तो कौन नहीं है, तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ आर क्यूब। देखो इसका स्क्वेयरिंग किया मैंने, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। तो ये 2 सैटेलाइट प्लैनेट, इसका जो रेशियो है ये भी बनाया है, बस टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको एस्केप वेलोसिटी। अगर आपको गुस्सा आ गई और आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि सर किसी बंदे को फेंकना है, मुझे अर्थ के बाहर चला जाना चाहिए, अर्थ छोड़ के जुदा बिल्कुल, तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, आपकी जो स्पीड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगी उस फेंकने की, उस आदमी को जोर से फेंकना है। इसे कितने, 1 सेकंड में 11.2 नहीं फेंक सकते आप, मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं तो बोलेंगे सर ने फेंकने के लिए बोला, ट्राई कर रहे, ट्राई मत करना। तो इसके लिए फार्मूला बेटा टॉइस gm बाय r। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला सेम है, gm बाय r है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो एस्केप वेलोसिटी, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी छोटी है एस्केप से, वो 8 किलोमीटर है, ये 11.2 है, इसलिए रूट में 2 है। समझे क्या, समझ में आ रहा है, हाँ ऑफर है भैया ऑफर। अब ये फार्मूला कैसे आ गया सर, रिलेशन में करवा सकते हो, देखो ना VE ये √2 और ये जो फार्मूला है gm बाय r, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो ये रिलेशन भी बनेगा ना, ये रिलेशन आता है बेटा, एग्जाम में आता है ऐसे रिलेशन, ठीक है। सर ये फार्मूले कहाँ से, मैंने बोला था मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वहाँ से निकाला है। बाइंडिंग एनर्जी करना है gm बाय r, स्मॉल r का मतलब होता है r+h, ठीक है। तो ये सेम फार्मूले आप लोग कर सकते हो, बस बाकी कुछ नहीं बताना है यहाँ पे मुझे ज़्यादा। बाइंडिंग एनर्जी जो भी होगी इसके फार्मूले देख लेना है। एक इंपॉर्टेंस फार्मूले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट मार्कर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, टोटल एनर्जी भी इक्वल है, लेकिन पोटेंशियल हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ, ठीक है। इसको हम लोग gm डिवाइडेड बाय टॉइस स्मॉल r भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है। अब ये फार्मूले को रिलेशन में हम लोगों को आना चाहिए, रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये पूरे रिलेशन से बेटा थोड़े से रिलेशन देख लेना, क्योंकि इस रिलेशन से अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम लोग हमेशा मास ऑफ द अर्थ, हम लोग ऐसे नहीं लिखते इसको लिखने का जो तरीका है, ठीक है, एक मिनट, इसका जो लिखने का तरीका है वो तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे ये बताना है, इसको हम लिखते हैं 6 × 10⁻24 kg, है ना, मास ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द अर्थ जो लिखते हैं वो लिखते हैं रेडियस 6400 किलोमीटर, या 6.4 × 10⁻6 लिखते हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी चल जाता है और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू से ये सब कुछ चीज़ें आपको अगर याद रहा तो बहुत ही अच्छा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि MCQs को स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा करना है, खुद को करके देखना है, कॉस कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया पोटेंशियल एनर्जी
और बाइंडिंग एनर्जी का ये रिलेशन आएगा, क्योंकि हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी वाली है 2, बाइंडिंग एनर्जी जो दी वाली बेटा कितना है, माइनस है, लेकिन ध्यान दीजिए भैया, तो ये हो रहा है हमारा -7 × 10⁸ देखो डी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा। बच्चे सी लिख सकते हैं जानबूझकर, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो रॉन्ग आंसर है वो पहले आ गए और राइट है उसको बाद में। बच्चे गड़बड़ करते हैं और रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। चलो बढ़ते आगे, देखते हैं यहाँ पे। भगवान उठा ले रे बाबा। ऐसे ही देखो, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग अर्थ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का बताना है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mv/r। हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में क्या पढ़ा था, आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है बेटा mr², v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है ना। तो मैं एक बार बोलूंगा, इसके बाद में इस फार्मूले को रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे mr², यहाँ पे v/r, देखो ना ओमेगा है तो v/r आ गया, r से r मर गया, देखो mv/r लिख रहा हूँ। v गोल ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू है वो है gm/r, सही बेटा। चलो l इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि इसको कैपिटल R के फॉर्म में लिखेंगे, चलो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे gm/r, ये m है और ये r है ना, इसको भी कैपिटल R लिखना चाहिए था क्या। चलिए देखते कैसे कर सकते। g, यहाँ पे m को m³ लिखो, यहाँ पे एक r है, ये r², इसको कैपिटल R ही लिखो, ठीक है। कोई r से r मर गया बेटा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये r अंदर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ r मिल रहा है। देखो ना, ये r से लेना देना है, बाकी चीज़ों पे मुझे कोई फोकस करना नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए मुझे किस चीज़ से लेना देना है। चलो थर्ड एग्जांपल प्लीज सॉल्व करके देखो। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ मिनिमम वैल्यू। ओ मतलब काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कहा है कि हाफ, मतलब ये gm डिवाइड बाय टॉइस r लिखना है ना, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल, देन द हाइट अप टू द राइज, मतलब कितनी होगी हाइट, ये मुझे यहाँ पे बताना है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास gm डिवाइड बाय टॉइस r है, दूसरा जो है gm डिवाइड बाय r, ये माइनस कुछ हाइट पे गया तो माइनस करना पड़ेगा, gm डिवाइड बाय r प्लस h। मुझे लगता है gm ये कैंसिल होगा, बचा है मेरे पास टॉइस r, ये हो रहा है 1/r माइनस 1/r प्लस h। इसको इधर लाते बेटा, क्या फ़र्क हो रहा है ना, r प्लस h। मुझे हाइट निकालना है 1/r माइनस टॉइस r। आप समझ रहे हो, ये 1 है बेटा, ये 1/2 मतलब हाफ है, 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बाकी रहता है। मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, कोई कैलकुलेशन का पार्ट मत करना ज़्यादा। तो ये होगा टॉइस r, मतलब ये दोनों इक्वल है बेटा, मतलब टॉइस r के साथ r इन्वर्स करो तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे टॉइस r, ये माइनस होगा r इज इक्वल टू h, मतलब r इज इक्वल टू h मुझे वैल्यू मिली, मतलब h इज इक्वल टू r, मतलब बी ऑप्शन को चिपकाओ भैया, चिपकाओ। चलिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखो, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, ये ब्रैकेट का क्या पढ़ना जो ब्रैकेट में है, ठीक है। ओके, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे तो जो फार्मूले है वो सेंट्रीपिटल फार्मूला दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या करवा सकते हो, हाँ अच्छा, gm बाय r², ठीक है, करेक्ट है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो m r ओमेगा², ये स्मॉल है में बेटा, है ना,
ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम बाय आर स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, एम कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर आ गया इधर क्यूब, देखो ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। आपको और एक चीज पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या फार्मूला बेटा, जी एम बाय आर स्क्वायर, सही है ना। चलो तो क्या होगा यहाँ पे, जी आर स्क्वायर, ये होगा बेटा जी एम की वैल्यू। चलिए डाल देता हूँ, जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ही यहाँ पे, सही है ना। देखो ये आर आ गया, आर क्यूब हो गया। ओके, तो आर क्यूब जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मुझे लगता है इसका ये निकाल गया तो क्यूब रूट में आएगा, मतलब 1/3 लिखते हैं क्यूब रूट। तो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शंस को यहाँ पे चिपका सकते हैं, पावर है 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो करो 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 जल्दी जल्दी। चलिए, सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड द अर्थ रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, इट्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे बताना है बच्चों। सबसे सिंपलेस्ट और इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों को पता है, उसके जगह पे ई लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी ई लिखो, काइनेटिक एनर्जी मत लिखना, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो मुझे वी स्क्वायर निकालना है तो टॉइस ई बाई एम होगा, समझे ना। ये इधर आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड एम, वी गया तो टॉइस ई बाई एम। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का जिक्र किया तो एम वी आर, कौन सा आर लिखना है, स्मॉल आर। ओके, तो यल एम वी की वैल्यू जो है बेटा मेरे पास, वो वी की वैल्यू है मेरे पास टॉइस ई बाई एम, है ना, और ये आर एज इट इज, सही है बेटा। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम यल इज इक्वल टू, एम को अंदर ले लो, चलिए एम को अंदर ले रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, टॉइस ई एम स्क्वायर बाई एम, यहाँ पे आर अंदर आया तो स्क्वायर करो, ठीक है। चलिए तो एम से एम गया, रूट ऑफ टॉइस, एक एम बचा है, एक ई बचा है, आर स्क्वायर, या इसका पावर लिख सकते हो ऐसे, टॉइस एम ई आर स्क्वायर हाफ। देखो टॉइस एम ई आर स्क्वायर हाफ, पावर मतलब बी ऑप्शन से, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सवाल है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल करो, फटाक से करेंगे, खटाक से खत्म करेंगे। खुद सॉल्व करके देखो यार, जब तक सॉल्व नहीं होगा ना तब तक कोई मतलब नहीं होगा उसका। चलिए, the escape velocity of surface of earth m, radius r, ve, then the escape velocity of surface of planet with the mass of radius, mass and radius, mass जो होगा वो 3 times of पहले मास से होगा, और रेडियस जो होगा बेटा वो भी 3 times होगा that of earth, है ना। हम लोगों को क्या, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। पहले वैल्यू है टॉइस जी एम बाय आर, ये पहले की वैल्यू, ठीक है, ये पहला एस्केप वेलोसिटी। अब सेकंड एस्केप वेलोसिटी के टाइम पे टॉइस जी, जो मास है ना, अभी इसको m2 बोला है, अब सेकंड पे है तो थ्राइस m करो डिवाइडेड बाय रेडियस भी थ्राइस करना है बेटा। ओके, मतलब थ्राइस से थ्राइस मर गया, बचा है मेरे पास टॉइस जी एम बाय आर। ये तो पहले v1 की वैल्यू, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ वन, सेम ही, सेम देखो इक्वल है बेटा, मतलब ये सेम पहले ही ऑप्शन से आने वाला है, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में बोलेंगे कहाँ गया सर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रिंट मिस्टेक है इसलिए नहीं ले रहा हूँ उसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें, सेम सवाल है बेटा यहाँ पे भी। देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ एनी प्लैनेट ऑफ मास 6 टाइम, खुद करके देखिए, खुद करके देखिए, मास ऑफ 6 टाइम्स, है ना, ऑफ मास ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस टॉइस है बेटा, रेडियस जो है ना वो टॉइस आर है। चलो सिंपल से कि इसका क्या रिलेशन होगा, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट सेकंड की मान रहा हूँ मैं, पहले की पता है इसलिए, रूट ऑफ टॉइस जी, एम की वैल्यू कितनी करनी बेटा, 6m डिवाइडेड बाय टॉइस आर रखना है। मुझे लगता है कि हम लोग पहले टॉइस जी एम बाय आर की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 हो रहा था तो ये इस 3 को अलग लिखते हैं रूट में,
क्यों? एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2, ये पता है हमको √3, ये वैल्यू फर्स्ट की है ना, तो √3e मतलब डी ऑप्शन जो दिख रहा है वो सही होगा हमारे लिए। बढ़ते आगे बच्चों, चलना बाबा, चल रहे, हाँ चलिए। क्या है क्वेश्चन बेटा? A satellite from Mars M revolving around the Earth of Mars M and orbit of radius r with constant angular velocity omega, the angular momentum of satellite बताना है आपको। सिंपल सवाल है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम सवाल हमने किया था एंगुलर मोमेंटम का, जो कुछ नहीं, फार्मूला बेटा एम वी आर। वी मतलब क्या? वेलोसिटी। कौन सी? गोल घूमने वाली। गोल घूमने वाली मतलब ऑर्बिटल, तो ये एम, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये जी एम बाई आर, ये आर है ना। तो यम को बाहर रखने के लिए बोल रहे क्या? ओके, यम बाहर है, इसको अंदर रखता हूँ, जी यम या आर स्क्वायर, अंदर आएगा तो आर स्क्वायर, तो आर से आर को मार दो, तो यल ये यम है, इसको ब्रैकेट कर रहा हूँ, इसको बाहर लाता हूँ, जी यम आर पावर हाफ है क्या ऐसा? देखो बी ऑप्शन दिख रहा है बेटा। चलिए लास्ट और फास्ट करना है ताकि हम लोग अगले चैप्टर पे जाना चाहते हैं। चलिए, टू सैटेलाइट बेटा ए एंड बी सेम मास आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हाइट है बेटा उसकी, पहले की h1 बोलो टॉरिस आर है, एंड दूसरी की जो है h2 बोलेंगे उसको, वो कितनी यार 3r है क्या? हाँ, सरफेस ऑफ अर्थ। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों को GM डिवाइड बाय ट्वाइस r पता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, और r क्या होता है बेटा? r प्लस h होता है, पता होना चाहिए। मुझे हाइट का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, रेशियो है बेटा B/A। ये बात समझ में आ गई आपको? इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन r क्या बेटा? हमको पता है कि बेटा r प्लस h, ये भी है r प्लस h, इसको b बोलना है, इसको a बोलना है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये a की थी और ये b की थी हाइट, ठीक है ना। चलिए रख सकते हैं हम लोग r, b की है बेटा 3r, और ये है r, ये टॉइस r है बेटा इसकी, तो मुझे लगता है कि ये हो गई 4r और ये हो गया 3r, r से r को मार दो तो 4/3 मतलब 4:3, ये ऑप्शन मिलना चाहिए बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों को साउंड का चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक चैप्टर लेते हैं, तो पहले सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इजी है, मतलब थोड़ा सा और भी आप लोगों को बूस्टअप मिलने के चांसेस है। चलो सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, इसलिए सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंस कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी मैंने, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम इज है ना अबाउट द 10⁹ एनर्जी लेवल। चलो इस चीज़ों को छोड़ दो, हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, डायरेक्टली बता दूंगा मैं। देखो बेटा, एक होता है यहाँ पे, कौन सा बैंड है बेटा? ये VB, वैलेंस बैंड कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसको, और ये है कंडक्शन बैंड। इनके दोनों के बीच में जो होता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोगों ने ओवरलैप कर दिया बेटा, इसको ओवरलैप कर दिया, किसको? CB कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG 0 बेटा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इजीली जाएंगे कंडक्शन बैंड में, है ना। सॉरी, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इजीली चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो होगा, तब उसको कहते हैं बेटा कंडक्टर। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 0, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो करंट फ्लो होना चाहिए, तब कहते हैं उसको कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बेटा जिनका गैप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा, ये EG बेटा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन यहाँ पे भले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाते यहाँ तक, क्योंकि बेटा गैप ज़्यादा है।
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया तो करंट फ्लो होगा क्या है? करंट फ्लो कब होता है? जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो तो। यहाँ पे नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको कहते हैं बेटा क्या, सॉरी इंसुलेटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ये इंसुलेटर। लेकिन जब हमारे पास ये बैंड गैप और ये बैंड गैप और यहाँ पे ये एनर्जी गैप इज यहाँ पे लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये है हमारा वीबी बैंड, ये है सीबी बैंड, तो यहाँ पे बेटा एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर बोल के काम करता है। क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि इसको जाने के लिए एनर्जी लगती है। मैंने एनर्जी दी नहीं, हीट थर्मल एनर्जी कहते हैं उसको। अगर मैं इसको एनर्जी दे दूँ तो एनर्जी देने के बाद मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपकी खुशखबरी के लिए बात बताता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो होता है। कब बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या नहीं 20 देने से ये कंडक्टर बोल के काम कर रहा है। तो लोग कंफ्यूज हो गए यार, इसको इंसुलेटर बोलूं या कंडक्टर बोलूं। कभी कभी इंसुलेटर बोल के काम कर रहा है ये, कभी कभी कंडक्टर बोल के काम कर रहा है। तो डिसीजन हो गया कि इसके बीच का नाम दिया जाए सेमीकंडक्टर, और इसी के कारण इस चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर रखा गया है बेटा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो जर्मनियम में 0.72 होता है, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो होते हैं इंट्रांसिक, देखो बेटा इसके नहीं के बाद में थोड़ा सा टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के, इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक मतलब बेटा जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, इसको इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रांसिक मतलब क्या है बेटा? इंप्योरिटी ऐड करना पड़ती है। अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने हैं तो आपको पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगी। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो बेटा आपको ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगी। पेंटावैलेंट मतलब क्या बेटा? जिस एटम में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं पेंटावैलेंट। एंड ट्राइवैलेंट मतलब जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। हम लोग कहते हैं बाई अली गवा से इंजेक्शन टोसाला, मतलब बोरान एल्यूमिनियम, ये ट्राइवैलेंट है ना। इधर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भी कर ली, है ना। पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट ये आपको पता होना चाहिए, मैं ज़्यादा बात नहीं। देखो बेटा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में नंबर्स ऑफ होल एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे जो भी कंडक्टिविटी इसके ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सेमीकंडक्टर, अब मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करने वाला हूँ। अब लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या दी वाला डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा यहाँ पे हम लोग, हाँ बैरियर पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड भी बताऊंगा। चलो यहाँ इस पेज पे बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे बेटा जब एन टाइप और पी टाइप को सैंडविच किया गया है, दोनों को सैंडविच कर किया, ये पी टाइप ये एन टाइप, तो यहाँ पे बेटा एक जंक्शन बना। इसके लिए एक डिफ्लेक्शन बोल के एक वर्ड होता है, डिफ्लेक्शन, है ना। इसके क्या हुआ बेटा, यहाँ पे होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इधर आके बनते हैं नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस, इसके कारण बनती है वात। फिर इसको तोड़ना पड़ता है, और इस तोड़ने के लिए बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। जो बैरियर हो रहा है उसके पोटेंशियल तोड़ने के लिए अगर आपके पास जर्मनियम है और सिलिकॉन हो तो 0.7 वोल्ट इतना पोटेंशियल लगता है तोड़ने के लिए, और यहाँ पे जर्मनियम तो 0.3 वोल्ट लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया बेटा। इस डायोड का उपयोग है फिर हम लोगों को आगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इसका काम होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है बेटा। कैसे होता है ये? यूनी डायरेक्शनल। इसको कहते हैं एनोड, ठीक है, और इसको कहते हैं बेटा कैथोड। अगर एनोड हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को कैथोड हो तो ये फॉरवर्ड बायस, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे -2 वोल्ट है बेटा, लेकिन यहाँ पे -5 वोल्ट है, तो हाइयर पोटेंशियल ये -2 हाइयर है, माइनस माइनस रहा, मतलब ऐसा नहीं कि ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा, होने वाला है, लेकिन ये हाइयर पोटेंशियल को होना चाहिए कनेक्ट, ये लोअर पोटेंशियल को होना चाहिए कनेक्ट। समझ में आ रहा है? चलिए मुझे लगता है अगले क्वेश्चन लेते हैं फटाफट और ख़त्म करते हैं। चलो
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन बिहेव कैसे करना है। मैंने बोला था सेमीकंडक्टर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो यहाँ पे वो काम करता है इंसुलेटर। कैसे काम करता है बेटा? इंसुलेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द स्मॉल इंप्योरिटी ऑफ एटम आर एडेड द सेमीकंडक्टर जेंटली, मतलब बेटा स्मॉल इंप्योरिटी अगर ऐड करोगे तो क्या होगा हमको पता है, रजिस्टिविटी क्या होगी, डिग्रीज होगी बेटा, क्योंकि अगर चार्ज ऐड हो गए तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हुआ तो क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर हमेशा पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, तो हमारा करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब देखो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एटम एडेड कर दिया तो क्यों, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा हम लोग। चलो बढ़ते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस, व्हेन द विड्थ ऑफ बैरियर जो पोटेंशियल होती है, मैंने अभी जो बताया वो जो बैरियर क्या देने वाला है, बैरियर पोटेंशियल क्या होगा हमारा यहाँ पे जो होगा बेटा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ती बेटा, इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे यहाँ पे जो भी है इंक्रीज होने वाला है, बस इतना ही है ना, मतलब इंक्रीज होगा। देखो और ये ऑप्शन आएगा इंक्रीजेस एंड विल ऑफर द मोर रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। चलिए रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ इंसुलेटर में क्या होगा। इंसुलेटर में कौन सी केस हो सकती है आपको बतानी है। देखो कंडक्टर बैंड वैलेंस बैंड इज ओवरलैप नहीं। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी, नहीं देयर इज नो गैप बिटवीन द, नहीं बेटा ये भी नहीं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, बी ऑप्शन लगा सकते हैं आप लोग। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होती है क्योंकि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसका गैप ज़्यादा है बेटा, एनर्जी गैप ज़्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड से, है ना। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी, ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन लेयर, देखो यहाँ पे दे वाला है पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज बाय डिफ्लेक्शन लेयर पीएन जंक्शन, क्या होगा, ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट द होल्स, माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आयंस एंड डिफ्यूजन होता है बेटा। ऐसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है ये पी है, ये एन है, यहाँ पे होल्स होते हैं है ना, तो ये यहाँ पे निगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो डिफ्यूजन होता है चार्ज का। ओके नेक्स्ट बढ़ते आगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आगे 2020 में, देख लेना 2020 के। आप बोलेंगे सर इतनी इजी ले रहे क्या, क्वेश्चन नहीं। सेमीकंडक्टर नंबर्स ऑफ होल एंड नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय NH एंड Ne, रिप्रेजेंटेड। मैंने अभी सवाल बेटा ट्रू फॉर द, क्या होता है बेटा, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर्स ऑफ होल इज सेम होते, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रांसिक में इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा। यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, यस ईच अदर, करेक्ट है। पहला ही जवाब होगा हमारे लिए जो ए ऑप्शन से बेटा, वही ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि ओवरलैप किया जाता है। ये होगा हमारा वीबी बैंड और ये है हमारा सीबी बैंड को ओवरलैप होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओवरलैप होने के कारण ही हमारा करंट फ्लो होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट, देखो डोनर की इम्प्योरिटी क्या होती है हम लोगों को बताना है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, डोनर क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते बेटा, है ना, एन टाइप। एक्चुअली यहाँ पे पी टाइप भी होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन नियर द जंक्शन ऑफ अनबायस पीएन जंक्शन डायोड नोन एज डिफ्लेक्शन लेयर, लेयर डिफ्लेक्टेड ऑफ पॉजिटिव निगेटिव आयंस, ओनली निगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन इन होल्स ओनली पॉजिटिव आयंस। कॉस करके खुद को सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन होल्स होंगे, क्यों बेटा, पीएन जंक्शन नोन एज डिफ्लेक्शन लेयर में मैंने आपको बताया कि ये पी मटेरियल है, ये एन मटेरियल है, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन लेयर होती है, इसमें ये पॉजिटिव आयंस होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव आके आयंस तैयार होता है, नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस होता है। इसी चीज़ को हम लोग डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं बेटा, ठीक है।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे। क्या है? डिफ्लेक्शन लेयर, द लेयर इज डिफ्लेक्टेड, है ना? यस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पे हमारे लिए देखो पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में रहा तो क्या होगा? विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीजेस। सही है। मतलब बेटा रिवर्स बायस में आपको ये है बेटा पॉजिटिव निगेटिव, ये होगा फॉरवर्ड बायस, ये होगा फॉरवर्ड बायस। तो इस डिफ्लेक्शन को क्या करते बेटा, ये दबाते दबाते इसकी डिफ्लेक्शन लेयर तोड़ देते हैं। रिवर्स बायस में निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये इधर के इधर आएंगे निगेटिव की तरफ, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ आएंगे और ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ जाएगी। तो ये था बेटा आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर। मुझे लगता है यहाँ पे हम लोगों को अभी आप लोगों को मैं 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व ही कर सकते हो, यही चैप्टर को मैं होल्ड करके रख रहा हूं और आपको करके दे रहा हूं। तो सबसे पहले थोड़े से फार्मूले देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस हो। और आज शाम को बेटा मैं लाइव सेशन लेने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंस फार्मूले का। तो देखो एवरेज जो स्पीड है वो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यहां पे हम लोगों को फार्मूला मिलेगा। अब देखो पाथ लेंथ और इसमें क्या फर्क है सर? तो पाथ लेंथ मतलब बेटा एक्चुअल पाथ ट्रैवल कितने कर रहे हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या स्केलर है पता होना चाहिए, तो ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए पाथ लेंथ लिखा है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पाथ लिखा है, यहाँ पे डिस्टेंस। बस फार्मूला बच्चों यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा तो सेम होगा, लेकिन बेटा डायरेक्शन के फॉर्म में आप लोगों का स्केलर वेक्टर पता होना चाहिए। कोई इंस्टेंट पे, जैसे कि एक बात बोल रहा हूं मैं आपको 10:05 पे कितनी मेरी वेलोसिटी है, तब बेटा उस टाइम पे कोई इंस्टेंट पे निकालने के लिए फार्मूला है। ओके, उसके बाद में इंस्टेंट एक्सेलरेशन कोई इंस्टेंट पे निकालना है तो dv/dt हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, एक्सेलरेशन तो सभी को पता है यार कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं हमेशा अपने टू व्हीलर गड्डी का एग्जांपल देता हूं, है ना, कि हमारी जो स्पीड किससे कम ज्यादा करते स्कूटी की, तो हमारे एक्सेलरेटर के कारण, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन वर्ड आया है। चलो फटाफट इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही सवाल आने वाला है ये चैप्टर में से, या 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, कम सवाल आने वाले हैं, क्योंकि 10 सवाल में से आपको 8 चैप्टर दिए हैं, सोच सकते। उसके बाद में बेटा एवरेज निकालना है तो ये फार्मूला होगा इनिशियल प्लस फाइनल कितनी वेलोसिटी 2, तो ये हो गया v एवरेज, आप लोग निकाल सकते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए बेटा, सिंपल से है, v इज इक्वल टू u प्लस at, एक इक्वेशन है। इसके बाद में s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, ये तो पता है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टॉइस as। ये तीनों इक्वेशंस याद होना चाहिए। ये इक्वेशंस ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स में आपके सामने प्रेजेंट किए थे, इसको लीनियर फॉर्म में है और रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर फॉर्म में है, बस इतना फर्क है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर अंडर द ग्रेविटी रहा तो बेटा कुछ ही नहीं करना है। फार्मूला क्या था अपने पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, एक की जगह पे बस -g रखो, खत्म खिस्सा करो यार, कुछ करना नहीं, बस जहां जहां देखो यहाँ पे कैसे करोगे, ये -gt करेंगे एक की जगह पे, है ना। दूसरा इक्वेशन लिखा था s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, पता लगा होगा s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। बेटा कभी कभी s के जगह पे h भी लिखते, क्यों, डिस्प्लेसमेंट हाइट के थ्रो होता हो तो इसको h, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रही तो हाफ gt स्क्वायर, ऐसे भी फार्मूले होते हैं। तो कभी कभी टाइम निकालने के लिए बोलते हैं तो t स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस h बाई g, ये स्क्वायर गया तो ये रूट बेबी नंबर आता है। बस मुझे बताना इतना है बेटा कि दिमाग की बत्ती जलाना पड़ती है, 11th में कुछ ही नहीं है, अरे कुछ नहीं, इतने सिंपल फार्मूले यार देख के मतलब आदमी खुश हो जाता है कि यार इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे क्या। हाँ बिल्कुल आने वाले हैं। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन था हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टॉइस as, एक की जगह पे -g लिखना है, हो गया खत्म किस्सा, माइनस करो यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टॉइस gs।
कभी कभी यस के जगह पे क्या रखना है पता है ना, यच। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहां पे ए के रिस्पेक्ट में बी है। ओके, तो यहां पे ए माइनस बी करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। अगर बी रिस्पेक्ट टू ए रहा तो बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए, उल्टा करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं इसमें। चलिए सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटा, जब प्रोजेक्टाइल हो जाती है कोई चीज, आपको पता है सचिन तेंदुलकर हमेशा ज्यादा सिक्स मारते थे, विराट कोहली सिक्स ज्यादा मारते थे, इसका रीजन पता है? उनको प्रोजेक्टाइल पता है। क्या सर कुछ भी बोल रहे हैं, उनको तो पता है। आपको सचिन तेंदुलकर तो 10 फेल थे सर, उनको फिजिक्स कैसे पता है? नहीं बेटा, फिजिक्स पता रहती है। क्यों? अगर आपको सबसे ज्यादा दूर बॉल जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 45 डिग्री में जो बॉल मारेगा सबसे ज्यादा उसकी रेंज बोलते हैं बेटा, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा रहती है। समझ में आया? 45 डिग्री में अगर मेरा बॉल और बैट बराबर ऐसे 45, तो आप समझ सकते हो ना, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ना। देखो क्रिकेटर ज्यादा करके ऐसे करके प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे ऐसे नहीं करते, प्रैक्टिस करते करते ऐसे करते। इसका रीजन ही वही है, 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारी स्पीड हो सकती है। तो ये जब प्रोजेक्टाइल होता है बेटा, तब ये चीज ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है सर, ये ऐसे जा रही है तो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। यहां पे थीटा रहा, ठीक है ना, ये इनिशियल स्पीड थी आपकी, जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये अलोंग द एक्स एक्सिस, ये अलोंग द वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं सर? अलोंग द वाई एक्सिस देखो, ये थीटा है तो थीटा के सामने की साइड क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट मतलब साइन थीटा, इसलिए यू साइन थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व किए मैंने। तो इसीलिए बेटा देखो अलोंग द एक्स एक्सिस देखो यू कॉस थीटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी से जो जा रहा था मेरा पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल कर रहा था, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए। होता है ना बेटा, जैसे कि एक ने मुझे इधर फोर्स लगा दी, एक ने इधर फोर्स लगा दी, ऐसे तो मैं ना इधर जा पाऊंगा ना इधर, मैं जाऊंगा ऐसे बीच में से, मेरा रिजल्टेंट फोर्स। लोगों को लगेगा ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा रिजल्ट है, दोनों का रिजल्ट है। समझ में आएगा? चलिए उसके बाद में मैंने जैसे बता दिया आपको अलोंग द वाई एक्सिस ऐसा क्यों लिखा है सर, बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। अब देखो यहाँ पे बॉल आ गया, तो ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ऐसे ये प्रोजेक्टाइल ये यहाँ पे करते हैं, अच्छा लगेगा बस। तो यहाँ पे कुछ अल्फा थीटा जो भी मानते होंगे, तो यहाँ पे देखो u डैश बोलेंगे तो u cos थीटा है और यहाँ पे u sin थीटा है कंपोनेंट, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, बताता हूँ, टेंशन मत लेना। अब देखिए u sin थीटा ये जो है ये यहाँ पे u sin थीटा माइनस gt है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे ये कंपोनेंट इसके पैरेलल, लेकिन इसको ग्रेविटी अपोज कर रही है, नीचे खींच रही है। मतलब जो भी वेलोसिटी होगी अलोंग द वाई एक्सिस उसमें से हमको माइनस जीटी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? तो इसका रीजन समझ पा रहे हो कि आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है यहाँ पे। या आपको अगर थोड़ा सा फिजिक्स पता है तो समझ में आता होगा क्या कर रहा हो क्या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालनी है तो बस रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट कैसे निकालते पता है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस, पता है ना आपको, प्लस टॉइस वी एक्स वी वाई, ओके, कॉस थीटा। लेकिन आपको पता है कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा 90 90 0, इसलिए बाकी के टर्म इधर के जो है, इधर कौन से टर्म थे सर, टॉइस वी एक्स वी वाई कॉस थीटा। इतना बड़ा टर्म्स ये खा लिया मैंने। इसका रीजन क्या था, कॉस 90 था, इसलिए इक्वेशन लिखा। ये तो पता है भैया, अगर हम लोगों को u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फार्मूला मिला है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u cos थीटा मल्टीप्लाई t।
मतलब सिंपल सिंपल फार्मूले। दिमाग की बत्ती जलानी है, मैं कितने बार बोलूँ यार सर, दिमाग की बत्ती कितने बार जलाने पड़ेगी, जितने बार आप लोग अच्छी तरह से करोगे उतने बार। चलो यही इक्वेशंस कौन सा बेटा, सिंपल यार सर, यस इज इक्वल टू, देखो यूटी हाफ एटी स्क्वायर का इक्वेशन है कि नहीं है, अरे है कि नहीं भैया। यू अलोंग द कौन सी एक्सिस वाई, अभी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बता दिया कि यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस होती बेटा यू कॉस थीटा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस कर रहे हैं ना, वाई है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस से हो रहा है, तो यू की वैल्यू लिख सकता हूँ यू साइन थीटा, है ना। यहाँ पे माइनस क्यू रखना है, पता होना चाहिए आपको कि हाफ यहाँ पे बचा है जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बेटा, अभी ये इक्वेशन में निकालते नहीं बटूंगा, एक्स tan थीटा माइनस ब्रैकेट में जी डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। एक इंपॉर्टेंस है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर, बताता हूं, टेंशन मत लेना भैया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट ऊपर उड़ती है बाद में नीचे आती है, मतलब सीधी बात, नो बकवास मैं करूंगा यहाँ पे। ऊपर जब जाती है उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंड, नीचे आना टाइम ऑफ डिसेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, हमारा प्रोजेक्शन हो रहा था ऐसे, मतलब ऊपर जाना नीचे आना, तो ऊपर कोई चीज जा रही है तो टाइम ऑफ असेंड बोलते हैं, नीचे टाइम ऑफ डिसेंट। एक बात ध्यान रखिए बेटा, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। बच्चे को लगेगा कि ऊपर जाते सर ज्यादा समय लगेगा और नीचे जब आती है कोई चीज तो कम समय लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, सेम टाइम लगता है, जितना ऊपर जाने के लिए टाइम उतना नीचे आने के लिए टाइम। टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, समझे। इन दोनों की अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलते इसको, ये चीज को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और इनके लिए फार्मूला होता है एक्चुअली टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। लेकिन बेटा ये दो बार ऐड करो तो टॉइस यू आएगा, बाकी कुछ नहीं, टॉइस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी ये आएगा, ठीक है ना, टॉइस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट बढ़ते बेटा आगे, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है प्रोजेक्शन की, मतलब ये कोई चीज ऊपर कितनी जा सकती है, कैसे निकाले जाए, तो फार्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय 2g, ठीक है। वैसे रेंज भी होती है, ये रेंज है ना नीचे, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं उसको, है ना, ये रेंज भी निकालने वाले। पहले बात समझ लीजिए, फार्मूले टॉइस यू थीटा डिवाइड बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट समझ में आ रहा है, जू ऐसे, ओके। उसके बाद में हाइट, कितने हाइट गया, प्रोजेक्शन हो गया, तो यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट बेटा हमारे लिए यहाँ पे देखो रेंज, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मतलब मेरा यहाँ पे रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा किसकी होती है, जब कोई बॉल हो, कोई भी चीज हो, या अगर उसका एंगल 45 हो तो श्योर सबसे दूर चीज जाएगी हॉरिजॉन्टली, तो इसके लिए फार्मूला यू स्क्वायर साइन टॉइस थीटा डिवाइड बाय जी। ध्यान रखिए हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g है, ध्यान दीजिए ये फार्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, समझे, ये फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, तो 45 है, मैंने पहले बताया आपको 45 डिग्री अगर यहां से एंगल हो तो हमारा बॉल सबसे ज्यादा दूर जा सकता है, ठीक है। और एच का और आर मैक्स का रिलेशन क्या बनेगा, कुछ नहीं बेटा, आर मैक्स क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए यू स्क्वायर बाई जी, क्यों, क्योंकि आपको 45 लिया तो 90 साइन 91 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एच की वैल्यू भी मुझे पता है, तो एच की मैक्स कब हो सकता है आपको पता है बेटा कि यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अगर इनका रिलेशन बनाया जाए तो आप लोगों को शायद यहाँ पे एच इज इक्वल टू 1/4 आर मैक्स ये रिलेशन बनता है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये होती है 90 माइनस थीटा, मतलब क्या, सोच लो, थोड़ा सा सोचना है। देखो यहाँ पे पहले मैंने बॉल फेंका बेटा 30 डिग्री पे,
यहाँ पे आके गिर गई मेरी बॉल। ओके, बाद में मैंने ये 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री किया मैंने, तो भी बेटा इसका जो रेंज है 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब इन दोनों की मिला के एडिशन आपकी 90 आना चाहिए, तो दोनों की रेंज सेम होती है। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल ले सकता हूं, दूसरा और एक एग्जांपल, थोड़ा सा इन चीजों को मिटा रखता हूं। ठीक है, और देखिए, ये देखिए, अब मैंने एक 20 से फेंका 20 डिग्री, अब दूसरा कितने बेटा, ये मैंने अभी 70 डिग्री, तो रेंज सेम, दोनों की एडिशन 90 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, ये चीजें आपको समझ में आई तो खत्म किस्सा। कोई जैसे कि किसी ने कह दिया कि मेरी रेंज 40 की आ गई ये और 50 की आ गई ये, मतलब ये 40 डिग्री है और ये 50 है, तो दोनों की एडिशन अगर 90 आती है, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 आना चाहिए, तब बेटा हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्ट है, कुछ सिंपल है बेटा, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर वेलोसिटी का फार्मूला लिखते थे हम लोग, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे कि नहीं, बराबर है, लेकिन हम लोग गोल घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो ऑब्वियसली टॉइस बाय आर बाय टी होता है, तो टी इज इक्वल टू टॉइस बाय आर बाय वी होगा। ओके, समझ में आ रहा है, टॉइस बाय आर बाय वी, समझ में आ गया फार्मूला क्यों लिखा। लेकिन पीरियड क्या होता बेटा, पीरियड होता बेटा 1/f, मतलब फ्रीक्वेंसी, कुछ n भी लिख सकते हो। ठीक है, इनका रिलेशन बना के एक फार्मूला निकाला है, जो भी हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में यूज करते हैं, है ना, टॉइस पाई बाय टी। लेकिन आपको पता है इसको टॉइस पाई बाय 1/t लिख सकता हूँ। 1/t क्या होता है बेटा, टॉइस पाई या फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी फार्मूला सही। रिलेशन बिटवीन का तो देखो, रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने एनालॉजी पढ़ाई है। एनालॉजी मतलब लीनियर में कौन से टर्म्स एंड एंगुलर में कौन से टर्म, ऐसे यूज करते हुए हम लोग ये फार्मूले के। सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन बेटा, कुछ लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते, उसका फार्मूला हम लोग v स्क्वायर बाय आर लिखेंगे, या आर ओमेगा स्क्वायर या v ओमेगा। ये फार्मूले ऑलरेडी हमने रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत ही डिटेल तरीके से करने की कोशिश की है। चलिए, उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है एक्चुअली एम ए इज द सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो हमने अभी अभी देखा सर, v स्क्वायर बाय आर, अभी देखा ना एक्सेलरेशन का, मतलब एक का फार्मूला हमने देखा था v स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर v ओमेगा। ठीक है, तो एम यू स्क्वायर बाय आर, दूसरा है एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी ओमेगा, तो ये फार्मूले हम लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद में कोनिकल पेंडुलम जो है, उसके लिए जो पीरियड निकालते हैं वो होता है टॉइस बाय रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से फार्मूले। और थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, ये बैंक रोड के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं। ये फार्मूले ऑलरेडी हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में, मैं बताता हूँ ना बेटा कि 11th इज एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ क्लास 12 का है, तो ऑलरेडी ये फार्मूले हो चुके हैं। हाँ, जो बच्चा अगर 11 का बच्चा देखेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, उसको लगेगा यार क्या कर रहे हैं सर। चलिए, मुझे लगता है कि सवाल है आपके सामने, आप खुद इस चीज को कॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करते जाइए। ठीक है, देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, चलो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकालेंगे अलोंग द x एक्सिस, सॉरी dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव 6 आएगा बेटा, t का पावर पता है ना 6 कैसे आता है ना, तो यहाँ पे d बाई डी टी है, ये 60 है, 6 तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव, इसका जो पावर रहता पता है ना n-1 डिवाइड बाई n-1 करो तो 6, इसका पावर तो t का पावर 0, कोई भी पावर 0 रहा तो 1 वैल्यू रहती, तो बताने की जरूरत नहीं है। वी वाई, चलिए क्या दी वाला बेटा, यहाँ पे वी वाई के लिए डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा d बाई डी टी, यहाँ पे है 8t माइनस 5t स्क्वायर, तो वी वाई देखो इसका डेरिवेटिव ओनली 8 मिलेगा, t की पावर 0 है, आती पता ना डिग्रीज करते हम लोग, माइनस
5 मल्टीप्लाई 2 इंटू टी, पावर 1 से कम करना पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी वाई ये 8 माइनस 10t। ओके, लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब पॉइंट जब टाइम 0 था अलोंग द एक्सिस, मतलब हम लोग जब प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम तो 0 होगा ना बेटा, यहाँ से टाइम बढ़ता होगा, मतलब टाइम अगर 0 रखा तो वी वाई की वैल्यू हम लोगों को 8 मिलेगी। हम लोगों को इन वेलोसिटी का रिजल्ट निकालना है बेटा, क्योंकि एक अलोंग द एक्स एक्सिस रहती है, अलोंग द वाई एक्सिस रहती है, और हम लोगों को ये निकालना है, ये प्रोजेक्शन जिस तरफ हो रहा है इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी फार्मूला बताया यार, क्या बताया, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, मैंने बताया था आपको, 2 वी एक्स वी वाई कॉस 90 0 होता है, इसलिए वो टर्म्स नहीं आती है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे Vx का 6 का हमारे इधर 36 होता है, आपके इधर कितना होता है देख लेना भैया, 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों के एडिशंस होती है बेटा, कितनी 100 होती है, v इज इक्वल टू इसका रूट होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बेटा ये जो प्रोजेक्शन वाली जो वेलोसिटी है इसकी, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये देखो, ये जो वेलोसिटी है ना अलोंग द एक्स एक्सिस 6 मीटर प्रति सेकंड से, ये 8 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिल रहा है इस तरीके से, जो वेलोसिटी से जो मेरा बॉल जा रही है जो भी होगा उसकी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको खुद को सॉल्व करके देखना बेटा, ठीक है, कॉस कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, देखो आपने नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपका जाने वाला भैया, बात समझ में आ रही है क्या। चलो तो आप लोग फटाफट 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 जितना हो सके उतनी करने की कोशिश कीजिए ताकि फटाफट हो जाए। देखो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीज बाय 10%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो भी है ना h बाई टी स्क्वायर करेंगे, हाइट का फार्मूला शायद आप लोगों को याद होगा, तो फटक से लिख दीजिए ताकि मजा आ जाए। चलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2g, है ना, इसका देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, टॉइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, अब मैं इसका स्क्वेयरिंग करूंगा, तो घबराना मत, बच्चे बहुत सारे घबराते हैं, बोलते सर ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं है, तो इसको मुझे स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो g का होगा स्क्वायर, 2 का हमारे इधर होता है 4, यहाँ पे यू स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर मर गया, एक जी से एक जी मर गया, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ओनली एक जी बाकी है और 8। मुझे बताओ यार, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, और मुझे एरर निकालना है, तो इसका h इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एरर निकालते टॉइस h बाई h, परसेंटेज पता है ना आपको, टॉइस जो पावर है नीचे उतारते हैं डेल टी बाय टी, मुझे इसका रेशो निकालना है, इसका रेशो 10% दे वाला है ना, मैक्सिमम हाइट का, तो डेल टी बाई टी इज इक्वल टू बेटा ये 1/2 होगा ना, इधर जाके मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आने वाला है, तो डेल एच बाई एच, तो डेल टी बाई टी, ये परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो बाद में मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 1/2 ये 10% बेटा, 10%, तो ये होगा 5 मतलब 5%, जवाब होगा हमारा ए ऑप्शंस। खुद कॉज करके सॉल्व कीजिए बेटा, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, है ना, जो बच्चे ऑनेस्ट करेंगे वही टिकेंगे, नहीं तो बस वाटर लगेगी भैया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्या दे वाला देखते हैं। अब देखो 2 पेपर स्क्रीन है ए एंड बी सेपरेटेड बाय ये, मतलब बेटा रेंज दी वाली क्या, रेंज 150 मीटर, रेंज क्या आती है बेटा, यूटी 150 मीटर। सर कैसे लिखते हो, समझ में नहीं आ रहा है सर, ओके डोंट वरी बेटा, अरे मैं हूं ना, चलो कैसे सर बताता हूं, कैसे आ गया सर रेंज की वैल्यू यूटी, बताता हूं। मुझे बताओ
u इज इक्वल टू आर बाई टी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो r इज इक्वल टू यू टी नहीं होगा। ये सिंपल सिंपल चीजें यार थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप, ये छोटे छोटे चीज नहीं की तो, है ना, ऐसा होता है। नेक्स्ट पढ़ो, देखो अ बुलेट पीसेस ए एंड बी, द होल एट इन अ बी 15 सेंटीमीटर, मतलब हाय दी वाली है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर, मतलब बेटा ऐसे लिख सकते हो, मीटर कर सकते हो, है ना। देन होल ए, then the bullet traveling the horizontal in the time hitting earth, then the velocity of bullet A is, बेटा ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है ना, तो दिखाई नहीं देता यार, तो टेंशन मत लेना, नहीं तो बोलेंगे सर आप कभी कभी कुछ अक्षर छोड़ रहे हैं क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा छोड़ने का कोई मतलब कारण नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा बेटा, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, देखा है कि नहीं। अब इनिशियली यहाँ पे हम लोगों को लेना नहीं है, तो एच इज इक्वल टू, मतलब प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, जीरो है, तो हाफ उसको जे टी स्क्वायर भी बोल सकता हूँ मैं, मुझे टी निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। तो एच की वैल्यू बेटा मेरे पास 15, ये हो गए 100, यहाँ पे 1/2 जी टी स्क्वायर, मुझे टी चाहिए ताकि मुझे यू मिल जाएगा, ये मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकाली है, तो सर ये टी स्क्वायर रखता हूँ, यहाँ पे हो गई ये 30/100, ये जी इधर आ गया, तो जी की वैल्यू 10 है, लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जीरो गया सर, तो टी इसकी ये रूट में आएगा 3, स्क्वायर गया तो 100 का रूट तो 10 सबको पता है भैया। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। टी इज इक्वल टू यहाँ पे √3/10 मिला है सेकंड। अब इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ, u इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई टी आएगा ना ये। चलिए टी की वैल्यू डालो सर, 150 डिवाइडेड बाय √3, ये हो गए 10, तो ये u इज इक्वल टू मैं 500 गुना 3 कर सकता हूँ। कैसे? अरे ये 1500 हो गए, तो 1500 कैसे लिख सकता हूँ? 500 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। ये √3 है बेटा, तो ये 500, इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये हो रहा है 9/3, समझे ना बेटा। 3 को अंदर डाला तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 3 बाकी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 500 √3 ये मुझे यहाँ पे मिल रही है क्या बेटा? अरे बाबा क्या चीज़ है सर, क्या चीज़ है। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी, एक बॉम्ब है, ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, ओह भगवान बचा ले रे बाबा, है ना, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी बेटा उसकी, ये मतलब वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड, मतलब हाइट भी दी वाली है उसकी 980 मीटर। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में, तो v मुझे लगता है 4×40 हो गए 200 मीटर प्रति सेकंड। मुझे निकालना क्या है सर? द बॉम्ब विल द ग्राउंड आफ्टर द टाइम, कितने टाइम के बाद यह हमारी जो बॉल है वो गिर जाएगी। सिंपल फार्मूला है यार, √2h/g, है कि नहीं? भूल गया, अभी मैंने फार्मूला लिख के दिया था 1/2 GT स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो यस इज इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानो, यस के जगह पे एच लिखो, हो गया, ए के जगह पे जी लिखो, है ना, वही चीज है। चलो यार, तो देखो 2 एच है बेटा मेरे पास, कितना 980, और ये 9.8 है बेटा, इससे कितना गुना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है, तो 2 × 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू, अब लोगों को इसका रूट पता है, 100 का 10, √2 बचा है, ऐसा जवाब नहीं है, तो क्या करें सर? और सॉल्व करें, यहाँ पे 10, √2 की वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे 1.414 है, मल्टीप्लिकेशन किया तो 14.14, ये मेरा जवाब होना चाहिए था। क्या मेरे पास ये आंसर है? हाँ, सी ऑप्शन है। ये बात समझ में आना चाहिए बच्चों। हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन यार, कितने बार बोलूं, थक गया हूं मैं बोल के, है ना, तो आपको तो करना तो पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने रहा, ये आपके लिए 5 नंबर का सवाल। आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि देखो, द एंगल विच वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रू विद द वेलोसिटी ऑफ एंगल थीटा
to the horizontal will be with the horizontal after time t of being the thrown off is. ओके, सिंपल बात है, प्रोजेक्शन करना है, कर लो सर। देखो प्रोजेक्शन इनिशियली पहले जो थीटा था, ये थीटा है मेरे पास, थीटा बोला है ना, ओके। बाद में क्या बोला है क्या, ओके, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ u cos थीटा, क्यों बेटा, हॉरिजेंटल। वर्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, u sin थीटा, ठीक है ना। आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो, जैसे दिया है आपके बुक्स में वही लिखना है। मतलब आपकी वेलोसिटी v बोला है तो v लिखो इसको, ठीक है, वेलोसिटी बोली v। इनिशियली u लिखना चाहिए, आपने इसको बोला है इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे v भी दिख रहा है, u भी लिखा तो सेम होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। उसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पे ये इसका प्रोजेक्शन देखो, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको v डैश कहेंगे cos थीटा, यहाँ पे अल्फा एंगल मानते हैं, ठीक है, चलेगा ना। और यहाँ पे जो बेटा v डैश साइन थीटा है, ओके, कोई टेंशन है, चल सकता है, या अल्फा मानो, जो भी मानना है मान सकते हैं, उसके लिए कुछ ये रूल्स नहीं है कि आपने मानना चाहिए, मैं अल्फा मान रहा हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे v डैश, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। u v cos अल्फा के जगह पे ये इसके पैरेलल है, इसलिए u cos थीटा लिख सकते हैं, इसके पैरेलल है ना बेटा। अब इसके पैरेलल ये है, मतलब v डैश साइन अल्फा के पैरेलल है, u v साइन थीटा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इसके देखो, कोई चीज ऐसे जा रही तो ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती बेटा, जब ऊपर जा रहे हो ना तब ग्रेविटी नीचे खींचती है, रुक 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 रुक, इसलिए मेरी स्पीड कम 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 होती है। बात समझ में आ रही, स्पीड कम होती है ना ऊपर जा रहा हूं तो, मतलब माइनस जी टी करना पड़ेगा मुझे। गॉट इट, ये इक्वेशन है आपके पास। चलो दोनों का आप डिवाइड, इस इक्वेशन का नाम 1 देना है, इसको 2 देना है, ठीक है। अब देखिए मैं करने जा रहा हूं साइन अल्फा v डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है v साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय ये v कॉस थीटा। ये से v मर गया बेटा, यहाँ पे तो साइन बाय कॉस मतलब टैन हो गया, तो ये टैन अल्फा बचा क्या यहाँ पे, v साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय क्या बेटा, v कॉस थीटा। क्या इक्वेशन है आपके पास, हाँ टैन इनवर्स करो ना, यहाँ पे टैन इनवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डी ऑप्शंस चिपकाने का अधिकार होगा आपको, कुछ नहीं, इस टैन को इधर लाओ तो टैन इनवर्स होगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोशिश करो सॉल्व करने की खुद से, ठीक है। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, वाओ ये हाइट वाली है, बॉल थ्रो द हॉरिजेंटली, द लाइनिंग जॉइन द पॉइंट प्रोजेक्टेड टू द पॉइंट वेयर द हिट्स द ग्राउंड मेक एन एंगल, 45 एंगल है बेटा, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दूर जा रहे हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी, हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल है, पहले टाइम, जैसे हमने हाइट बोला था, हाइट की वैल्यू जो दी वाली है वो है 19.6 मीटर है बेटा, एंगल है हमारा यहाँ पे 45 है ना। हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे पूछी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जैसे कि रेंज के फॉर्म में यू टी बताना है, तो u इज इक्वल टू आर बाई टी है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आपकी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल रहा तो वर्टिकल हाइट और रेंज सेम रहती है। कब, अगर यहाँ पे आपका एंगल 45 हो तो ध्यान रखिए ऊपर की हाइट ये और ये हॉरिजॉन्टल हाइट ये सेम होती है, मतलब हाइट इज इक्वल टू रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। कब, अगर आप लोग अपना बॉल 45 मारो तो, है ना, तो ये सेम होती है। चलो तो बढ़ते आगे। मुझे लगता है कि टी निकालना तो बहुत ईजी है, मैंने आप भी फार्मूला टॉइस एच बाई जी कैसा है बताने की जरूरत है, काइनेमेटिकल इक्वेशन से आएगा बेटा। यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है
तो यहाँ पे इसको एच लिख सकते हो क्योंकि ये हाइट के फॉर्म में निकालना है। 1/2 ए को जी बोलते हैं ग्रेविटी। बस निकालो, टॉइस एच बाई जी आ गया और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर रूट में आ गया भैया। चलिए बढ़ते आगे। टी, अब बहुत बार फार्मूला बोलने से कैसे, कितने बार बोलूं मैं, है ना। टॉइस एच की वैल्यू है 19.6, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8। अब ये डिवीजन बताना है बेटा, 2 होता है बोल के, डबल दिख रहा है ना, 98 से डबल है ना 196, तो ये रूट में 2 बार 2 दिख रहा है, तो एक 2 को बाहर निकाल दीजिए। सर मिल गया। आर भी आपके पास है, आर इज इक्वल टू एच है। बच्चे बोलेंगे सर आर नहीं है, मैंने अभी तो इसीलिए डायग्राम ड्रॉ की है, डायग्राम के वहां पे लिखा है। चलो यू, ये है 90.6 डिवाइडेड बाई 2, u इज इक्वल टू तो 9.8, इसके आधा, है ना। डिवीजन तो आता है मीटर प्रति सेकंड, मतलब हमारी यहाँ पे जो स्पीड है बेटा ये प्रोजेक्शन की, वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड मिल रही है भैया। चलिए 7 नंबर का सवाल, चलो आपको खुद को सॉल्व करके देखने है, कोशिश करनी है, नहीं तो मैं तो करके दे रहा हूं। ये सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में दिया। कब? मैंने क्या बोला था आपको, अगर 2 एंगल की एडिशन 90 आती हो, पहला प्रोजेक्शन का एंगल दूसरे प्रोजेक्शन के एंगल की एडिशन 90 आती है, तब रेंज सेम होती है। मतलब मैंने पहले एक बॉल को फेंका, ये 30 डिग्री पे फेंका था, तो इसकी जो रेंज थी समझो, कंसीडर करो 5 किलोमीटर। नहीं, किलोमीटर बहुत हो गया, बता रहा हूँ ऐसा, मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो बोलेंगे सर बॉल 5 किलोमीटर जाने वाला है क्या? पॉसिबल नहीं, मीटर में नहीं जाता तो किलोमीटर की क्या बात कर रहे हैं सर। और दूसरा, अगर 60 डिग्री से फेंकोगे आप, तो इन दोनों की एडिशन 90 आ रही, तो रेंज दोनों की सेम होगी भैया, है ना। या आपने यहाँ पे 20 70 90 आ रहा है कि नहीं, 40 50 90 आ रहा है, तो उनकी जो रेंज होती ना, जो बॉल एक ही जगह पे आके गिरेगा, मतलब ओ से निकला था और ए पे जाके गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक चीज आपके सामने दिमाग में आना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी जवाब जो होगा यू स्क्वायर बाय टॉय जी। ये फार्मूला है, इसके बारे में क्या ज्यादा बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं मैक्सिमम। अगर आपका साथ रहा तो कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे व्हाट angle within the horizontal should be the small throw so that the range r is related to the time of flight। और यहाँ पे दी वाला बेटा r is equal to 5t स्क्वायर। अब ये r है, t को डिवाइडेड लाओ स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 है। r क्या बेटा? रेंज। रेंज का फार्मूला हमने कितने बार देखा यार? क्या देखा है? u स्क्वायर, है ना, साइन टॉइस थीटा बाई जी। क्या सही है फार्मूला? क्या फार्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? ओके। और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टॉइस यू साइन थीटा अपॉन जी। चलो सर वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। मुझे लगता है यार सर ये आर होगा, ये टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पता है मुझे, आर की वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, देखो यू स्क्वायर साइन टॉइस थीटा बाई जी। इसको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करने में मुझे मजा आता है यार, क्योंकि एक स्टेप कम होती है ना। तो आप देखिए इसका स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पे जी का स्क्वायर, देखो डिवाइड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, मेरे कवात है ना, खाली मुड़ को वरी पाए, उल्टा कर दो उसको, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर करना, लेकिन 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई शक है? शक है भैया कोई? u से u स्क्वायर मर गया, एक जी से एक जी मर गया हमारे पास। ध्यान दीजिए r बाई टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए डाल रहा हूं मैं। यहाँ पे साइन टॉइस थीटा का फार्मूला, टॉइस क्या है बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा, एक जी बाकी था यहाँ पे, ध्यान दीजिए। हाँ, एक भी टर्म अगर हमारी मिस होती है तो आप समझ सकते हो पूरा इफेक्ट हो जाता है हमारे कैलकुलेशन पे। ठीक है, यहाँ पे बचा है बेटा 4, ये बचा है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मर गया,
शायद आपके पास r बाई टी स्क्वायर कॉस बाय साइन क्या होता है यार, कॉट होता है क्या, कॉट, अरे साइन बाय कॉस टैन, टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट, यहाँ पे उल्टा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट जी बाय 2। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू दी वैल्यू गिवन में, ये वैल्यू मतलब इसको मैंने करके लिया है, ये 5, ये 2 इधर आएगा भैया, ये कॉट लिखना चाहिए था, कॉट जी की वैल्यू भी 10 है, देखो दी है, ये दोनों मिला के 10 हो गया, मर गया भैया, तो यहाँ पे मर गया मतलब यहाँ पे कॉट की वैल्यू 1 मिल रही है। कॉट की वैल्यू 1 कब मिलती है, अगर आपके पास एंगल 45, कॉट ऑफ 45 1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। चलो खुद पहले सॉल्व करके देखना बेटा, नहीं तो क्या होता है हम लोग अगर सॉल्व नहीं करोगे ना तो बहुत वाट लग सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिए कि करना पड़ेगा, आप बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टोन थ्रो, सॉरी शक्तिमान, चलिए, अरे ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आ गया क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा क्या होता है बेटा, ये रिफ्लेक्ट होता है ना तो दिखाई नहीं देता नजदीक होके भी दूर वाले को दिखाई देता, नजदीक वाले को नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा होता है ऐसे। हाँ नया हूं ना मैं, वो नया है वो। चलो एक स्टोन है बेटा, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी v, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी u है बेटा उसको v लिखना है। टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी आपकी वो है 3v, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, है ना, मतलब एक पत्थर ले लिया वर्टिकली अपवर्ड से, नीचे इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको भी बोलना, टावर रीचेस मतलब वो पत्थर नीचे आ रहा है ग्राउंड से, उसकी फाइनल वेलोसिटी 3 होगी, तो इसकी हाइट क्या होगी क्या नहीं बताना है। और मेरे पास इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये टॉई जी एच, यस होता ना, यस के जगह पे एच लिखना है। अब इसकी वैल्यू बेटा 3v, तो 3v का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, सर क्यों, अरे u के जगह पे v इधर आया तो माइनस होगा, हम छोटे बच्चे हैं क्या बेटा। चलिए तो 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर टॉइस जी एच, मुझे लगता है कि 8v स्क्वायर रहेगा टॉइस जी एच। निकालना क्या है बेटा, द हाइट ऑफ टावर, मतलब एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पे 8v स्क्वायर बाय टॉई जी एच, तो एच इज इक्वल टू मुझे लगता है ये 4 होंगे, 4v स्क्वायर बाई जी, है क्या भैया, बी ऑप्शन से सर चिपका दो, चिपकाने का काम हम बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए एक सवाल है आपके लिए, बहुत सिंपल और सादा है इक्वेशन, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ऑब्जेक्ट और ड्रॉप फ्रॉम द टावर, मतलब हाइट है बेटा ये 100 मीटर, है ना। यहाँ पे अनदर प्रोजेक्ट अपवर्ड विद द वेलोसिटी दी वैल्यू, टाइम टेकन टू द कोलाइड्स, तो कब होगा, ये आपके लिए एक सवाल है, मैं करके दे सकता था, लेकिन जानबूझकर आप लोगों को जो फार्मूलाज है वो तो पता है कि हाइट का जो होता है 1/2 GT स्क्वायर या एच इज इक्वल टू बोलो, है ना। इस तरीके से आप लोगों को इतना एक कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए, चालू कर दे बेटा, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं। साउंड में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वही लेने वाले हैं। देखो फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, इस कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूले आपने सुपरपोजिशन वेव्स में बहुत चैप्टर में पढ़े बेटा, ठीक है। वेव की जो वेलोसिटी होती है बेटा v इज इक्वल टू एन लैम्बडा लिखते हैं। अब n मतलब तो 1/t, तो इसको ऐसा भी λ/t भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स अगर चाहिए तो आपको मिलती है बेटा पॉजिटिव a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये हम लोगों को ऑलरेडी फार्मूला सुपरपोजिशन वेव्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास पॉजिटिव थी वो निगेटिव चाहिए तो बस यहाँ पे क्या करना है, ट्रैवलिंग निगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस था, ये प्लस कर दिया मैंने। अगर स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी होती है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी थी √T/m, ये m मास नहीं है, ये m है बेटा मास पर यूनिट या लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं उसको, ठीक है। न्यूटन साहब ने बताया था E/ρ वेलोसिटी, E इज द इलास्टिक मीडियम होता है और ρ इज द डेंसिटी होती है, इस हिसाब से बताया था।
और उनके बाद में उन्हें स्पेसिफिक लाप्लास ला फार्मूला आ गया और उन्होंने कहा है कि यार उनकी जो स्पीड थी वो थी 18 to 79.9 मीटर प्रति सेकंड। किसने? न्यूटन साहब ने निकाली थी साउंड की स्पीड एयर में। लेकिन बेटा मतलब इसको हम लोग 280 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 16% एरर आ रहा था। तो और साइंटिस्ट ने कुछ ओरली जो निकाला था या थेरोटिकली उन्होंने कहा कि यार 16% कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तो लैप्लास करेक्शन आ गया और उसमें हम लोगों को 332 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड मिल गई। तो उन्होंने ये रखते हुए गामा की वैल्यू 1.4 है ना, ये रखा और उन्होंने स्पीड निकाली। वेलोसिटी जो डिपेंड होती है बेटा वो होती है टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे और प्रेशर पे डिपेंड नहीं होती है। ये ऑलरेडी पूरे के पूरे फार्मूले मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। लाउडनेस तो हमारे पास नहीं है। डॉपलर इफेक्ट है बेटा, ये डॉपलर इफेक्ट को एक बात याद रखिए कि n इज इक्वल टू ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं v प्लस माइनस वी ओ वी माइनस प्लस वी एस। ये ऑलरेडी पूरे फार्मूले हो चुके बेटा, पूरे के पूरे फार्मूले मैंने दिए हैं, ध्यान दीजिए, मैंने सुपर पोजिशन व्यूज में दिए। अब बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे v तो फिक्स है बेटा, एयर की जो स्पीड होती है 340 330 जो भी दी गई होगी। पहले अल्फाबेटिकली ओ आते तो ओ लिखो, बाद में यस है। इसमें यस और ओ में क्या करते बच्चे, नीचे ऊपर करते, इसलिए इस फार्मूले को मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ही बता देता हूँ आप लोगों को ताकि और भी पता चले कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऊपर के साइंस लिए, देखो पॉजिटिव निगेटिव